दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सीरीज लेकर आया हूँ उसका नाम है येलो जैकेट। इसमें आप देखेंगे कुछ लड़कियां प्लेन क्रैश हो जाने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक जंगल में फंस जाती है। फिर वो लड़कियां उस जंगल में पूरे 19 महीने तक फंसी रहती हैं और ये 19 महीने उनके लिए आसान नहीं थे। अब इतने महीने तक उन लड़कियों ने जंगल में क्या क्या किया, आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदा रहने के लिए उन्होंने जानवरों को तो खाया ही, बल्कि एक दूसरे को भी खाना शुरू कर दिया। और ऐसे घिनौने काम उन लड़कियों से कौन करवा रहा था, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम जेसिका नाम की एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि शॉन नाम की एक औरत के पास जाती है। शॉन की बात करें तो वो अपने स्कूल टाइम में सॉकर प्लेयर हुआ करती थी। आज से ठीक 25 साल पहले उनकी टीम के साथ एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ था जिसमें उनकी टीम की बहुत सारी लड़कियां मारी गई। और आज जेसिका शॉन से उसी हादसे के बारे में जानने के लिए आई है, क्योंकि कहीं से उनको भनक लग गई थी कि सॉकर खेलने वाली ये लड़कियां जंगल में एक दूसरे को खाकर जिंदा रही। फिर जेसिका शॉन से कहती है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ वहां क्या हुआ था, क्योंकि शॉन और बाकी लड़कियां पूरे 19 महीने तक उस जंगल में फंसी रही। जेसिका चाहती थी कि वो दोनों मिलकर एक किताब लिखें, पर शॉन उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देती है, क्योंकि अभी भी उस जंगल का ट्रॉमा शॉन के दिमाग में बैठा हुआ था। फिर जेसिका उसको पैसों का लालच देती है, लेकिन शॉन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। जाते जाते जेसिका उसके घर पर अपना कार्ड छोड़कर जाती है, ताकि जब शॉन अपना इरादा बदले तो सबसे पहले उसको ही बताए। ये है नेटली, ये भी शॉन की टीम में ही हुआ करती थी, लेकिन आज तक ये भी उस हादसे को भुला नहीं पाई। ये अपनी उन पुरानी यादों से निकलने के लिए रिहैब सेशन में भी जाती है, ताकि वो उन पुरानी यादों से बाहर आ सके। तभी उसको फिर से पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहां उसको कुछ मास्क मैन दिखाई देने लगते हैं जो इसकी टीममेट्स को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहे थे। ये सब काफी भयानक था। आज नटैली के सेशन का लास्ट डे था, इसलिए उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर करने को कहा जाता है। अब कहानी पास्ट में चली जाती है। समय है 1996 का। तभी हम हाई स्कूल की कुछ लड़कियों की सॉकर टीम देखते हैं जो कि नेशनल खेलने के लिए जा रही थी। ये सभी की सभी लड़कियां नेशनल के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। तभी एक लड़की आकर वहां जैकी नाम की लड़की को वहां से ले जाती है। दरअसल जैकी को उसके हेड मास्टर ने बुलाया था। फिर वो जैकी को समझाता है कि मैंने तुम्हें इस टीम का कैप्टन इसलिए बनाया है क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर हो। मुझे यकीन है कि तुम अपनी टीम को अच्छे से हैंडल करोगी। फिर जैकी कहती है कि मैं अपनी टीम का अच्छे से ध्यान रखूंगी सर। थोड़ी देर बाद लड़कों और लड़कियों की टीम को बास्केटबॉल ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। उस समय हाई स्कूल के बाकी बच्चे दोनों टीमों को चीयर अप कर रहे थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ये है टाइसा, ये भी उन लड़कियों में से ही एक थी और आज ये न्यू जर्सी में स्टेट सेनेटर है। अब कुछ ही दिनों बाद फिर से इलेक्शन होने वाले हैं। तभी हम इसकी वाइफ को देखते हैं जिसका नाम सिमोन है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश हैं, लेकिन इसके लिए भी अपनी पुरानी यादों को भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। ये भी उन लड़कियों की तरह अपनी खौफनाक यादों के साथ ही जी रही थी। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि टाइसा नटाली को बताती है कि हम एली को अपनी टीम में नहीं खेलने दे सकते, क्योंकि वो ग्राउंड में जाते ही घबरा जाती है। लेकिन नटाली उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देती है। दरअसल एनी अपनी टीम में पहली बार खेल रही थी, इसलिए नटाली चाहती थी कि हर एक टीम प्लेयर को बराबर का मौका मिले। प्रैक्टिस के दौरान भी टाइसा एनी को बहुत कम पास दे रही थी, इसलिए एनी भी इस चीज से काफी परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद जब एनी के पास बॉल आती है तो डिफेंड करते वक्त टाइसा एनी को बहुत ही बुरे तरीके से गिरा देती है, जिसके कारण उसकी एक टांग भी टूट जाती है। अब अगले दिन वो सभी नेशनल खेलने के लिए जाने वाले थे, लेकिन टांग टूटने की वजह से एनी उनके साथ नहीं जा पाती। अब सभी प्लेयर इस बात से काफी दुखी थे। तभी नेटली भी वहां पर बाकियों के साथ दबाकर ड्रग्स लेती है, ये पता होने के बावजूद भी कि कल वो नेशनल खेलने के लिए जाने वाली है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नटाली रिहैब सेंटर से निकलने के बाद सिगरेट पीने लगती है। वो अभी भी अपनी आदत छोड़ नहीं पा रही थी। दरअसल वो काफी बार इस सेशन को ले चुकी है और हर सेशन के बाद नटाली वहां से बाहर आते ही दोबारा से ड्रग लेना शुरू कर देती है। तभी पास्ट में हम देखते हैं शॉन उस पार्टी में कॉफी पीकर टाइसा के पास जाती है। फिर वो एनी के लिए उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर एनी की लात तोड़ी है, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि एनी तुम्हारी टीम को हरा दे। और इन्हीं बातों को लेकर दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहां पर जैकी आती है और अपनी टीम को वहां से ले जाती है।
फिर वो उनको समझाती है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही लड़ते रहे तो हमारा कल का मैच खराब हो जाएगा, इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। फिर जैकी सभी को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देती है और कहती है कि जो भी तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हें उनके बारे में अच्छी बातें बोलनी है। फिर सभी लड़कियां जैकी की बात मान लेती हैं क्योंकि वो उनकी टीम की कैप्टन थी। शॉन भी टाइसा से माफी मांग लेती है। फिर टाइसा भी कहती है कि मेरा उसकी टांग तोड़ने का कोई इरादा नहीं था और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद शॉन और जैकी जेफ नाम के लड़के के साथ घर पर जाने लगती है। सबसे पहले जेफ जैकी को उसके घर छोड़ता है और फिर वो शॉन को घर छोड़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में शॉन उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और फिर वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और प्रेजेंट में भी ये एक दूसरे के पति पत्नी हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सैली है। फिर शॉन जेसिका के कार्ड पर से उसका नंबर देखकर उसको फोन करती है। फिर वो उसी रात अपनी पुरानी दोस्त टाइसा से मिलती है। वो टाइसा को वही कार्ड दिखाती है जो उसको जेसिका देकर गई थी। शॉन बताती है कि मैंने इंटरनेट पर एक न्यूज चैनल के बारे में सर्च किया था, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली क्योंकि ऐसा कोई न्यूज चैनल है ही नहीं। अब कोई तो है जो हम सब से ये सब पूछना चाहता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोशल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वे दोनों ही किसी चीज से डर रही थी और वो जो भी है वो कई सालों से इनको डरा रही है। अगले सीन में हम मिस्टी नाम की एक केयर असिस्टेंट को देखते हैं। दरअसल मिस्टी भी उनमें से ही एक है जो शॉन और बाकी की लड़कियों के साथ उस जंगल से बचकर आई थी। तभी वो एक बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो औरत सारा खाना नीचे गिरा देती है। अब क्योंकि ये एक केयर टेकर थी इसलिए ये अपना सारा गुस्सा कंट्रोल कर लेती है। तभी रात को अपना काम पूरा करने के बाद जब वो घर जाती है तो नेटाली भी अपनी गाड़ी में उसका पीछा करने लगती है। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग प्लेन में बैठकर अपने नेशनल के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में मौसम खराब हो जाने की वजह से उनका प्लेन क्रैश होने लगता है। तभी शॉन प्लेन की विंडो ओपन करके देखती है और उसे पता चलता है कि प्लेन धरती से टकराने वाला है। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड का एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि पूरी की पूरी सोकर टीम का प्लेन क्रैश हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ लड़कियों के चिल्लाने की ही आवाजें आ रही थी। तभी प्लेन के अंदर मिस्टी देखती है कि एक लोहे की रोड की वजह से बहुत सारी लड़कियां प्लेन के अंदर ही मर गई और वो प्लेन बहुत ही बुरे तरीके से जल रहा था। फिर वो जल्दी से बाकी लड़कियों की हेल्प से इमरजेंसी डोर खोल देती है और सभी लड़कियों को बाहर निकाल लेती है, लेकिन शॉन और जैकी अभी भी अपनी दोस्त वैन को बचाने के लिए अंदर ही थी। फिर जैकी वैन को वहीं पर छोड़ देती है और जल्दी से शॉन को प्लेन से बाहर ले जाती है क्योंकि ये प्लेन कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। दूसरी तरफ मिस्टी दूसरे लोगों को ढूंढ रही थी। तभी वो देखती है कि प्लेन के दोनों पायलट मर चुके हैं और तभी उसको अपने कोच की आवाज सुनाई देती है। फिर मिस्टी जल्दी से अपने कोच के पास जाती है जिसका पैर वहीं कहीं फंसा हुआ था। वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर वो सभी लड़कियों को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। फिर सभी लड़कियां एक साथ मिलकर प्लेन के उस भारी हिस्से को कोच के पैर से हटा देती हैं और देखती है कि कोच का पैर बुरी तरह से कुचल चुका है। फिर मिस्टी जल्दी से आकर कोच का पैर काट देती है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कोच इन्फेक्शन की वजह से मर जाएगा। फिर वो जल्दी से कोच के पैर पर अपनी बेल्ट बांध देती है ताकि उसका खून ना बहे। फिर मिस्टी सभी लड़कियों से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोच के घाव पर डालने के लिए कुछ है जिससे इन्फेक्शन का खतरा ना हो, लेकिन किसी के पास भी कुछ नहीं था सिवाय एक के, क्योंकि सभी को लगता था कि जरूर ये शराब छुपा कर लाई होगी। फिर नेटली कहती है मैं शराब लेकर आई तो थी लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मेरा बैग कहाँ है। तभी वैन को एक बोतल मिल जाती है। दरअसल वैन कुछ वक्त पहले ही प्लेन से बाहर आई थी और अब वो जैकी को नफरत करती है क्योंकि जैकी ने उसको मरने के लिए प्लेन में ही छोड़ दिया था। फिर वो जल्दी से वो बोतल मिस्टी को दे देती है और मिस्टी उस बोतल की शराब को कोच के घाव पर डाल देती है क्योंकि उसमें भारी मात्रा में अल्कोहल था। अब दर्द की वजह से कोच और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शॉन अपनी कार लेकर कहीं जा रही थी लेकिन तभी रास्ते में अपनी बेटी से बात करते वक्त उसकी गाड़ी किसी दूसरी कार से टकरा जाती है। फिर वो नीचे उतरकर दूसरी कार वाले पर चिल्लाने लगती है, ये जानते हुए भी कि गलती उसकी खुद की है। लेकिन वो कार वाला आदमी जिसका नाम एडम था वो शॉन को बहुत ही प्यार से कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुमने मेरी गाड़ी को ठोका है, मैंने नहीं।
ये बात सुनकर शॉन भी अपनी गलती मान लेती है। फिर वहां से जाते वक्त एडम शॉन को एक कार रिपेयर वाले का नंबर देता है और कहता है कि ये मेरा दोस्त है, ये तुम्हारी गाड़ी को बहुत ही कम पैसों में ठीक कर देगा। दूसरी तरफ मिस्टी उसी रात स्टेन नाम के एक आदमी के साथ डेट पर गई हुई थी। मिस्टी दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी, इसलिए स्टेन को वो पसंद नहीं आती। वो बस जल्दी से जल्दी मिस्टी से पीछा छुड़ाना चाहता था। फिर डेट खत्म होने के बाद वो मिस्टी को उसके घर पर छोड़ने जाता है। उसका मिस्टी के साथ घर पर जाने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी बार बार कहने पर वो मिस्टी के साथ घर में चला जाता है। उस समय नेटली घर के अंदर गन लेकर बैठी हुई थी और मिस्टी का ही इंतजार कर रही थी। फिर उसको देखकर स्टेन वहां से खिसक लेता है। अब मिस्टी भी नेटली को देखकर काफी हैरान थी, क्योंकि वो दोनों काफी समय बाद मिल रही थी। फिर नेटली मिस्टी को एक पोस्ट कार्ड दिखाती है और पूछती है, क्या ये तुमने मेरे पास भेजा है? उस पोस्ट कार्ड पर उसी जंगल की तस्वीर बनी हुई थी जहां पर आज से 25 साल पहले इनका प्लेन क्रैश हुआ था, और उस कार्ड के पीछे एक सिंबल भी था जो कि सबसे पहले उन्होंने उसी जंगल में देखा था। मिस्टी कहती है कि मैंने तुम्हें ये कार्ड नहीं भेजा, बल्कि मेरे पास तो खुद तुम्हारे जैसा एक कार्ड है जो कि 2 हफ्ते पहले ही किसी ने मेरे पास भेजा था। ये देखकर नेटली को भी विश्वास हो जाता है कि ये मिस्टी का काम नहीं हो सकता। अब क्योंकि नेटली को पीने की आदत थी, इसलिए वो मिस्टी को साथ लेकर बार में चली जाती है। मिस्टी ने अब तक इन सारी चीजों के बारे में काफी जानकारी इकट्ठा की हुई थी। फिर नेटली उसके पास रखे हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने लगती है। उसे लग रहा था कि जो भी उस जंगल से बचकर आया था, उनमें से ही किसी ने वो सारे राज किसी दूसरे बंदे को बता दिए हैं, और इसी वजह से कोई उनको ब्लैकमेल करना चाहता है। तभी नेटली को उन डॉक्यूमेंट्स में एक ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी मिलती है, जो कि किसी ट्रेविस नाम के आदमी की थी। दरअसल ट्रेविस भी उन सभी लड़कियों के साथ प्लेन हादसे में था, और वो नेटली का बॉयफ्रेंड भी था। फिर मिस्टी उसे बताती है कि ट्रेविस अभी भी जिंदा है। जब वे दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी उनके पास केविन नाम का एक बंदा आता है। दरअसल हाई स्कूल में ये नेटली का फ्रेंड हुआ करता था, लेकिन नेटली इस समय उससे बात करने के मूड में नहीं थी, इसलिए केविन वहां से जाने लगता है, और जाते वक्त वो वहां पर अपना कार्ड रख देता है, जो कि अब डिटेक्टिव बन चुका है। फिर नेटली उस ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर ट्रेविस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, और मिस्टी केविन के कार्ड को अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम शॉन और जेफ को देखते हैं। अब इनका रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा था, इसलिए रात को जेफ अपने घर से चला जाता है। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन जैकी के साथ बैठी हुई थी। तभी लोरी नाम की एक लड़की को अपना बैग मिल जाता है। फिर वो जल्दी से अपना टेडी बियर निकालती है, जो कि उसका फेवरेट टेडी था, लेकिन तभी टेडी के ऊपर खून की कुछ बूंदें आकर गिरती है। फिर जैसे ही लोरी ऊपर देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी चीखें सुनकर सभी लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और देखती हैं कि ऊपर पेड़ पर उनके एक कोच की बॉडी टंगी हुई थी, जो कि उनके साथ आए ट्रेविस नाम के लड़के के डैड थे। ट्रेविस अपने डैड को नीचे उतारना चाहता था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। दोस्तों, जिस टहनी पर उसके डैड थे वो बहुत ही कमजोर टहनी थी, इसलिए वो ट्रेविस के वजन से टूटने लगती है। लेकिन उस टहनी के पूरा टूटने से पहले ट्रेविस पीछे हो जाता है और उसके डैड टहनी के साथ नीचे गिर जाते हैं। अब ट्रेविस के डैड मर चुके थे, इसलिए वो अपने डैड की मौत पर बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इस समय टाइसा अपने बेटे के रूम में बैठी हुई थी। तभी वो देखती है कि उसके बेटे ने अपने रूम की विंडो पर बहुत सारे कागज चिपका रखे थे, जिनके ऊपर उसने बहुत ही क्रीपी ड्राइंग बनाई हुई थी। फिर वो अपने बेटे से पूछती है कि ये सब क्या है। फिर उसका बेटा बताता है कि हर रोज मुझे एक औरत उस पेड़ के ऊपर बैठकर देखती है, इसलिए मैंने मेरी विंडो को कागज से कवर कर दिया है। दूसरी तरफ शॉन के पास एडम की कॉल आती है। वो शॉन को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, लेकिन शॉन उसे मना कर देती है। तभी शॉन देखती है कि उसके घर के बाहर एक खरगोश उसकी सब्जियां खराब कर रहा है। फिर वो उसे पकड़ लेती है और किचन में लाकर बहुत ही बुरे तरीके से काट देती है। दरअसल उस हादसे के बाद शॉन पूरे तरीके से बदल गई थी। फिर वो रात को उसी खरगोश को पकाकर अपनी बेटी और पति को खिला देती है। वो उन्हें बता भी देती है कि मैंने आज खरगोश बनाया है, लेकिन जेफ और उसकी बेटी को लगता है कि शॉन उनके साथ मजाक कर रही है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। इस समय सभी लड़कियां आग जलाकर बैठी हुई थी। तभी लोरा कहती है कि मैंने 1 हफ्ते पहले मेरी म्यूजिक टीचर को अपने मन में गालियां दी थी। शायद भगवान ने मुझे इस बात की सजा दी है, लेकिन उसने अपनी म्यूजिक टीचर को बहुत ही फनी गाली दी थी। और ये सुनकर वहां पर बैठी सभी लड़कियां हंसने लगती है। फिर बाकी लड़कियां भी एक एक करके अपनी अपनी फनी बातें बताने लगती है। लेकिन तभी मिस्टी ने जिस हथियार से कोच के पांव को काटा था, वो उस हथियार को गर्म कर लेती है और उसको ले जाकर कोच के काटे हुए पांव पर लगा देती है,
ताकि उसके पाँव से खून निकलना बंद हो जाए। फिर कोच दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी लड़कियां भी जल्दी से वहां पर आ जाती हैं। दरअसल मिष्टी ये सब इसलिए जानती थी क्योंकि उसने हाई स्कूल में फर्स्ट एड ट्रेनिंग और सर्वाइकल स्किल सीखी थी, इसलिए मिष्टी को इन चीजों के बारे में काफी जानकारी थी। फिर रात में सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन मिष्टी को नींद नहीं आती। फिर वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी देखती है कि दो लड़कियां मिष्टी की तारीफ कर रही थी, क्योंकि मिष्टी ने अपनी फर्स्ट एड स्किल से सभी को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था। फिर उनके जाने के बाद मिष्टी देखती है कि उसके सामने वाले पत्थर के पीछे लाल लाइट जल रही है। फिर जब वो पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि वो प्लेन का रेडियो है। फिर मिष्टी उसे जल्दी से खराब कर देती है ताकि कोई भी उन्हें बचाने के लिए ना आ पाए, क्योंकि सबकी अटेंशन पाकर वो बहुत ज्यादा खुश थी। और अगर वो सब लोग वापस चले जाएंगे तो जो लड़कियां आज उसकी तारीफ कर रही हैं वो पहले की तरह उसे इग्नोर करने लगेंगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 का एंड हो जाता है। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं नेक्स्ट डे लड़कियां जितने भी मरे हुए लोग थे उन सभी को दफना देती है। सभी अपनी दोस्तों के मर जाने की वजह से काफी दुखी थी। तभी उनकी ग्रेव को देखकर टाइसा को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जब वो छोटी हुआ करती थी तो उसकी दादी भी अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। वो टाइसा को कहती है कि हमें मौत से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी इस धरती पर आया है उसको एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना पड़ेगा। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। इस समय शॉन जेफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। दरअसल कल रात शॉन ने जेफ के फोन में किसी लड़की का मैसेज देख लिया था जो कि उसको आज 4 बजे मिलने वाली थी, लेकिन जेफ को इस बात का पता नहीं था कि शॉन को भी इस बारे में पता चल गया है। फिर शॉन बहाना बनाते हुए कहती है कि आज मैं कार ठीक कराने जा रही हूँ, क्या तुम ठीक 4 बजे मुझे लेने के लिए आ सकते हो? लेकिन जेफ मना कर देता है। वो कहता है कि आज स्टोर पर एक लड़का छुट्टी पर है, इसलिए आज मैं बिजी रहूंगा। जेफ की बात सुनकर शॉन को पूरा विश्वास हो जाता है कि जेफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ मिष्टी और नेटली दोनों एक साथ कार में जा रही थी। दरअसल कुछ देर पहले नेटली की कार खराब हो गई थी, इसलिए मिष्टी ने जब उसको ट्रबल में देखा तो उसने नेटली को लिफ्ट दे दी। दरअसल नेटली ट्रेविस से मिलने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में जब वो फ्यूल भरवाने के लिए गाड़ी रोकती है तो मिष्टी खाना लेने के लिए स्टोर के अंदर चली जाती है। फिर नेटली उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगती है और उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी को जानबूझकर खराब किया गया था। अब कहानी पास्ट में आती है। सभी लड़कियां अपना अपना खाना डिवाइड कर लेती हैं, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना बचा था। थोड़ी देर बाद टाइसा आकर सभी को बताती है कि यहाँ से 4-5 मील दूर एक झील है, हमें वहाँ पर साफ पानी मिल सकता है, और अगर हम वहाँ पर नहीं गए तो 2-3 दिन के बाद हमारा सारा पानी खत्म हो जाएगा और हम यहीं पर भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। टाइसा की बातें सुनकर जैकी वहाँ पर जाने से मना कर देती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं उनके जाने के बाद कोई रेस्क्यू टीम आई तो उनको हमारे बारे में पता ही नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर रुकना जरूरी है। लेकिन दुविधा की बात यह है, अगर वो सभी यहाँ पर रुकी तो वैसे भी कुछ दिन में मर जाएंगी। फिर वो झील पर जाने के लिए वोटिंग करती हैं। वोटिंग में टाइसा को ज्यादा वोट मिलती है, यहाँ तक कि शॉन भी टाइसा को ही वोट करती है। यह देखकर जैकी उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि शॉन ने उसके लिए वोट नहीं की थी। अब जैकी भी ना चाहते हुए उन सभी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर सभी लोग अपना सामान बांधकर झील की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ भालू मिलता है, जिसको किसी ने बहुत ही बुरे तरीके से मारा था और उसकी बॉडी भी पूरी तरह सड़ चुकी थी। फिर कोच उन्हें बताता है कि ये काम वोल्फ का हो सकता है, वो हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और बड़े से बड़े जानवर को भी मार देते हैं। फिर वे कुछ घंटे चलते रहते हैं और आगे जाकर उनको झील मिल जाती है। फिर सभी लोग अपने सामने झील को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उन सबको पानी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। फिर सभी लड़कियां झील में मस्ती करने के लिए चली जाती हैं, लेकिन शॉन अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि जैकी उससे नाराज थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। नेटली और मिष्टी दोनों ट्रेविस के घर पर पहुंच जाती हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से नेटली दरवाजे के ऊपर का कांच तोड़ देती है और घर के अंदर चली जाती है, लेकिन घर के अंदर उन्हें ट्रेविस नहीं मिलता। फिर कचरे के डब्बे में से उन्हें एक पेमेंट की स्लिप मिलती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि ट्रेविस कहां पर जॉब करता है। फिर नेटली और मिष्टी उसके घर की और छानबीन करने लगती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है, क्योंकि पुलिस को किसी ने खबर कर दी थी कि कोई ट्रेविस के घर में दरवाजा तोड़कर घुसा है। दूसरी तरफ शॉन जेफ का पीछा करती है। वो देखती है कि जेफ एक होटल के अंदर चला गया है और उसको देखकर शॉन भी अंदर चली जाती है। फिर वो रिसेप्शन पर बैठी लेडी से पूछती है कि जेफ कौन से रूम में गया है, लेकिन प्राइवेसी की वजह से वो उसको कुछ भी नहीं बताती। तभी हम एडम को देखते हैं, जो कि अपने किसी काम से वहां पर आया हुआ था।
फिर वो शॉन को देख लेता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। अब शॉन उसको मना नहीं कर पाती, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जाने के बाद नेटली टाइसा को फोन करती है ताकि टाइसा उसकी जेल से बेल करवा दे, लेकिन टाइसा नेटली को साफ साफ मना कर देती है क्योंकि टाइसा ने पहले भी उसकी कई बार हेल्प की थी और अब वो नेटली की इन हरकतों से तंग आ चुकी थी। फिर वो फोन काट देती है। तभी मिस्ट्री अपना दिमाग लगाती है और ट्रेविस को फोन करके दोनों की बेल करवा लेती है। अब कहानी पास्ट में जाती है। जब वो लड़कियां झील के अंदर नहा रही थी तो दूर जंगल में उन्हें एक घर दिखाई देता है। फिर सभी लड़कियां हेल्प मांगने के लिए जल्दी से जल्दी उस घर तक पहुंच जाती हैं और वहां पर जाकर वो बहुत आवाजें लगाती है, लेकिन उस घर में से कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता क्योंकि घर में कोई था ही नहीं। फिर वे सभी दरवाजा खुला देखकर घर के अंदर चली जाती हैं। अंदर जाकर वो देखती हैं कि ये घर बहुत टाइम से बंद पड़ा है और ऐसा देखकर उनकी फिर से घर जाने की उम्मीद टूट जाती है। इस बात से जैकी को कुछ ज्यादा ही दुख पहुंचता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शॉन उसके पास आती है और आकर उससे माफी मांगती है। शॉन कहती है, मैंने वो डिसीजन हमारे अच्छे के लिए लिया था, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। फिर जैकी भी शॉन को माफ कर देती है। वहीं पास में ही उनका कोच भी बैठा हुआ था और उसके घाव की वजह से काफी सारी मक्खियां उसको परेशान कर रही थी। फिर तंग होकर कोच बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि वो इस जंगल से परेशान हो गया था। फिर मिस्टी उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन कोच उसे थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाने के बाद भी मिस्टी को उस पर गुस्सा नहीं आता और फिर वो उसको शांत करवा देती है। तभी रात हो जाती है। लोटी नाम की लड़की घर के बाहर खड़ी थी। फिर टाइसा उसको अंदर आके सोने के लिए कहती है, लेकिन लोटी कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि ये जगह सही नहीं है। नेटली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस तुम्हारा वहम है, और इतना कहने के बाद वो उसको अपने साथ अंदर ले जाती है। तभी रात को नेटली की नींद खुल जाती है और उसको ऊपर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। फिर नेटली धीरे धीरे ऊपर चली जाती है और देखती है कि ऊपर लोटी बैठी हुई थी। फिर वो नेटली को देखकर कहती है कि मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ तो गलत है, और फिर वो उसके पीछे की तरफ इशारा करती है। फिर नेटली जैसे ही पीछे देखती है तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसके सामने एक कंकाल था और कंकाल को देखकर लग रहा था कि उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। नेटली और शॉन उस जगह पर जा रही थी जहां पर ट्रेविस काम किया करता था। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों उस जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन अंदर जाकर वो देखती है कि ट्रेविस ने खुद को फांसी लगा ली है। ट्रेविस को लटका हुआ देखकर नेटली अंदर से टूट जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन तभी वहां पर पुलिस सायरन की आवाज आती है। पुलिस के आने से पहले वे दोनों वहां से निकल जाती हैं। फिर जाते जाते नेटली कहती है कि ट्रेविस ने आत्महत्या नहीं की बल्कि किसी ने इसको मारा है। फिर मिस्टी उसे एक नोट दिखाती है जो कि ट्रेविस ने मरने से पहले लिखा था। उस नोट में लिखा था कि नेटली जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, यानी कि नेटली बिल्कुल सही थी। ट्रेविस ने सुसाइड नहीं की बल्कि किसी ने उसको मारा है। और इसी के साथ थर्ड एपिसोड का एंड हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत एक सपने से होती है जहां नेटली देखती है कि उसके साथ वाली सीट पर उसके डैड बैठे हुए हैं जिनका आधा सिर गायब है, और उस समय नेटली के हाथ में एक गन भी थी। लेकिन तभी नेटली की आंख खुल जाती है। दरअसल ये उसका सपना था। अब क्या नेटली ने खुद ही अपने डैड को मारा था, ये हमें आगे पता चलेगा। तभी वो देखती है कि लोटी बैठी हुई थी, इसलिए वो उसको सोने के लिए कहती है। फिर लोटी नेटली को कहती है कि मुझे तो लग रहा है कि इस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर अगले दिन ट्रेविस उस लाश के पास पड़ी हुई गन को उठा लेता है और पेड़ पर एक गिलहरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। ट्रेविस के पास गन देखकर कोच उससे गन ले लेता है क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक थी। कोच उन्हें बताता है कि खाना बिल्कुल खत्म हो गया है, इसलिए हमें अब शिकार करना होगा। कोच को खुद शिकार करना आता था, लेकिन टांग टूटने की वजह से वो शिकार नहीं कर पाएगा। अब वो चाहता था कि इन सभी में से जो भी गन को बेहतर चलाना जानता है वही शिकार करने के लिए जाए, ताकि उनकी गोलियां भी ज्यादा खत्म ना हो। फिर कोच उन सभी को एक एक करके खाली गन देता है और उसके ऊपर एक सिक्का रख देता है। फिर सभी लोग अपनी बारी के हिसाब से ट्रिगर दबाते हैं। ट्रिगर दबाने पर बहुत सारी लड़कियां वो सिक्का नीचे गिरा देती हैं, लेकिन ट्रेविस जब वो ट्रिगर दबाता है तो सिक्का नीचे नहीं गिरता। फिर ट्रेविस के बाद नेटली की बारी आती है। नेटली से पहली बार तो सिक्का नीचे गिर जाता है क्योंकि उस समय उसके डैड का कटा हुआ सिर दिख रहा था। लेकिन फिर ट्रेविस जब उसका मजाक उड़ाने लगती है तो ये देखकर नेटली फुल फोकस के साथ एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार ट्रिगर दबाने पर गन के ऊपर वाला सिक्का नहीं गिरता। फिर ये देखकर सभी लड़कियां ट्रेविस का मजाक उड़ाने लगती हैं। फिर गुस्सा होकर ट्रेविस वहां से चला जाता है।
फिर उन दोनों के सामने 5 कैन रख दिए जाते हैं और उन्हें शूट करने के लिए पूरी 5 गोलियां मिलती है। ट्रेविस लगातार 5 में से 4 गोलियां कैन पर शूट कर देता है। 5 में से 4 बार ट्रेविस का निशाना लग जाता है, लेकिन नेटली का तो 5 बार लगातार निशाना सही बैठता है। अब कोच भी उसकी शूटिंग स्किल्स को देखकर काफी हैरान था। अब क्योंकि नेटली और ट्रेविस दोनों शूटिंग में अच्छे थे, इसलिए कोच उन दोनों को एक साथ हंटिंग के लिए भेज देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। टाइसा एक पार्टी में जाती है जहां पर काफी बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी वहां पर डिश के तौर पर सुअर के सिर को लाया जाता है, लेकिन वो टाइसा को हिरन का सिर लग रहा था। लेकिन तभी वहां पर उसको एक भेड़िया दिखाई देता है। दरअसल ये सारी चीजें टाइसा की इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी जंगल में हुआ था और जो भी अजीब अजीब चीजें उसने वहां देखी थी, वो सारी चीजें अभी भी उसको दिखाई दे रही थी। अब इस भ्रम के कारण टाइसा की इमेज भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बाहर लोगों को लग रहा था कि टाइसा दिमागी तौर पर सही नहीं है। तभी हम नेटली को देखते हैं, जो कि अपने बचपन के दोस्त केविन के साथ बैठी हुई थी, जो कि एक डिटेक्टिव है। दरअसल टाइसा केविन की हेल्प से ट्रेविस के कातिल को पकड़ना चाहती थी, लेकिन मिस्टी उस पर नजर रखे हुई थी। तभी मिस्टी की नजर जेसिका पर पड़ती है और वो भी नेटली पर ही नजर रखे हुई थी। फिर मिस्टी ये बात नेटली को बता देती है, लेकिन नेटली उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। फिर मिस्टी जेसिका के पास जाती है और उसको वहां से जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ शॉन एडम के साथ बाहर आई हुई थी। दरअसल वे दोनों अब एक दूसरे को डेट करने लगे थे। तभी पास्ट में नेटली और ट्रेविस के जाने के बाद बाकी की सभी लड़कियां जंगल में खाना ढूंढने के लिए चली जाती हैं। जंगल में मिस्टी एक जहरीले पत्ते को खाने वाली थी, लेकिन तभी अकीला नाम की एक लड़की ने उसको ऐसा करने से रोक लिया। दूसरी तरफ जैकी सभी को अपने पास बुलाती है, क्योंकि उसे एक बहुत ही कमाल की चीज मिली थी। वहां पर एक जेट था। फिर जैकी अनुमान लगाती है कि ये जरूर उसी आदमी का होगा जो उस घर के अंदर मरा पड़ा था। पहले तो उन्हें लगता है कि जरूर ये जेट खराब होगा। फिर ये देखने के लिए लोरा उस जेट के अंदर जाकर उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है और वो जेट स्टार्ट भी हो जाता है। स्टार्ट होते ही जेट आगे चलने लगता है, लेकिन जेट के सामने वैन खड़ी थी। अब जेट के पंखे के ब्लेड वैन को काटने ही वाले थे कि ऐन मौके पर जैकी उसको वहां से दूर कर देती है और फिर वो जेट भी रुक जाता है, क्योंकि उस जेट को बांधा हुआ था। लोटी भी ये सब कुछ देख रही थी। फिर वो सभी को बताती है कि जो यहाँ पर आया था, कोई तो था जो उसको यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन कोई भी लोटी की इस बात को सीरियसली नहीं लेता। तभी हम ट्रेविस और नेटली को देखते हैं। ट्रेविस नेटली को अपने प्लेन क्रैश वाली जगह पर ले आया था। ये देखकर नेटली उस पर गुस्सा होने लगती है, क्योंकि वो दोनों शिकार करने के लिए आए थे और इससे उनका काफी ज्यादा टाइम बर्बाद हो गया। फिर वहां पर आते ही ट्रेविस अपने डैड की कब्र को खोदने लगता है। अब नेटली को लगता है कि ट्रेविस पागल हो गया, इसलिए नेटली उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर ट्रेविस बताता है कि मैं ये खबर अपने डैड की अंगूठी लेने के लिए खोद रहा हूँ। दरअसल ट्रेविस का एक भाई भी था, इसलिए ट्रेविस चाहता था कि वो अपने भाई को अपने डैड की कोई आखिरी निशानी दे। फिर नेटली उसको ऐसा करने से नहीं रोकती। ट्रेविस जब खोदने के बाद अपने डैड को देखता है तो उसको उल्टी आ जाती है, क्योंकि जमीन में दफन होने की वजह से उनकी बॉडी पूरे तरीके से गल गई थी। ये देखकर नेटली उसकी हेल्प करती है। फिर वो ट्रेविस के डैड की उंगली को काटकर अंगूठी को निकाल लेती है और फिर वे दोनों शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। फिर नेटली उस हिरन को मारने के लिए उसको गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। दरअसल नेटली अपने डैड से बहुत ही तंग आई हुई थी, इसलिए एक दिन वो अपने डैड को गन पॉइंट पर ले लेती है और उनको मारने के लिए ट्रिगर भी दबा देती है, लेकिन गन से गोली नहीं चलती, क्योंकि गन पर सेफ्टी लॉक लगा हुआ था। फिर गुस्से में आकर उसके डैड सेफ्टी लॉक को खोल देते हैं और कहते हैं दम है तो अब चलाओ गोली। फिर नेटली भी चुप नहीं रह पाती और अपने डैड को बुरा भला कहने लगती है। फिर जब उसके डैड उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो उसी की गलती से गोली चल जाती है और सीधा जाकर उसके डैड का भेजा उड़ा देती है। तभी नेटली उस भ्रम से बाहर आती है और खुद को संभालती है और फिर वो उस हिरन को शूट करके मार देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं उस रात सभी लड़कियां डांस कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उनका स्पीकर खराब हो जाता है। फिर वैन उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पीकर खराब हो चुका था और ठीक नहीं होता।
तभी उनको ऊपर किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता और सभी जाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब जैकी नदी पर पानी लेने के लिए जाती है तो देखती है कि पानी के अंदर लोटी पहले से ही मौजूद थी। फिर वो उसको देखकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था। लोटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे इस जगह पर कुछ तो दिखाई दे रहा है जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे। फिर जैकी उसको वहीं पर छोड़कर पानी लेकर अंदर आ जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। नेटली के पास उसके दोस्त की कॉल आती है। वो नेटली को बताता है कि मुझे ट्रेविस की फाइल मिल गई है। दरअसल नेटली ने ही केविन को ट्रेविस की फाइल ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन ट्रेविस की सारी फाइल बिल्कुल नॉर्मल थी। सभी सबूतों से ये साबित हो रहा था कि ट्रेविस ने आत्महत्या की है। अब नेटली को भी पता था कि फाइल केविन के पास है, इसलिए वो मिस्टी को फोन करती है। दरअसल मिस्टी एक हैकर को जानती थी और नेटली चाहती थी कि वो केविन की मेल हैक करे और उसके अंदर जो भी ट्रेविस की इंफॉर्मेशन है उसको निकाल ले। फिर मिस्टी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम टाइसा को देखते हैं। अब कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाले थे और इस बात को लेकर टाइसा काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि पूरे न्यू जर्सी में टाइसा की इमेज काफी ज्यादा खराब हो गई थी। उसे डर था कि कहीं वो इलेक्शन हार ना जाए। तभी वहां पर उसकी वाइफ आती है। फिर वो टाइसा को रिलैक्स करने की कोशिश करती है और दोनों एक दूसरे के साथ काफी करीब आ जाते हैं। ठीक उसी वक्त उनका कुत्ता भौंकने लगता है। फिर जैसे ही टाइसा खिड़की से बाहर देखती है तो सड़क पर उसको एक भेड़िया दिखाई देता है। फिर वो उस भेड़िया को देखकर जल्दी से अपना चाकू उठा लेती है और उसको मारने के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाकर देखती है वहां पर कोई भी नहीं था। दरअसल ये सिर्फ उसका वहम था। फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के बाहर किसी ने स्पिल लिखा हुआ है और उसको लगता है शायद ये किसी बाहर वाले ने ही लिखा है क्योंकि आजकल उसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। फिर रात में टाइसा अपने बेटे के रूम में जाती है। वहां पर वो देखती है कि उसके बेटे के बेड के नीचे एक पेंट का डब्बा रखा हुआ है और उसे शक था कि जरूर ये उसके बेटे ने ही लिखा है। फिर नीचे जाकर टाइसा अपने बेटे से उसके बारे में पूछती है, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और काफी अग्रेसिव होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शॉन अभी भी एडम को डेट कर रही थी। आज वो किसी हैलोवीन पार्टी में आए हुए थे। तभी मिस्टी नेटली के घर पर जाती है। वो नेटली को बताती है कि मेरी एक हैकर के साथ बात हुई है। वो चाहता है कि हम उसको पब्लिक प्लेस में जाकर मिलें, इसलिए वो दोनों उससे मिलने के लिए चली जाती हैं। उस आदमी ने मेल आईडी को हैक करके ट्रेविस की फाइल निकाल ली थी और अब वो नेटली से पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन नेटली उसको डराकर उससे फाइल निकलवा लेती है। फिर घर आने के बाद नेटली और मिस्टी उस मर्डर एरिया की फोटो देखते हैं जहां पर ट्रेविस की मौत हुई थी। फिर मिस्टी सभी फोटोज को सीक्वेंस में लाकर देखती है और देखती है कि उसके अंदर भी वैसा ही निशान था जैसा उन्होंने उस जंगल में देखा था। ये सब देखकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके मरने से पहले किसी ने वहां पर कैंडल भी जलाई थी और अपना काम पूरा होने के बाद वो कातिल अपनी कैंडल को अपने साथ ले गया। अब नेटली मानने को तैयार ही नहीं थी कि ट्रेविस ने खुद की जान ली है। उसे अभी भी पूरा यकीन था कि किसी ने ट्रेविस को जान से मारा है। दूसरी तरफ पार्टी में शॉन को जैकी दिखाई देती है। फिर शॉन जल्दी से उसका पीछा करती है, लेकिन वो जैकी नहीं बल्कि उसकी बेटी सैली थी। शॉन की बेटी भी अपनी मॉम को इस पार्टी में देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वहां पर एडम भी आ जाता है और एडम को देखकर उसकी बेटी हैरान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर शॉन अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। दरअसल सैली ने शॉन की येलो जैकेट पहनी हुई थी। फिर शॉन कहती है कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी क्योंकि ये मेरी दोस्त जैकी की है। शॉन की बेटी को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम अपनी दोस्त जैकी को बहुत याद करती है। उसकी बेटी समझती थी कि ये ड्रेस उसकी मॉम की है, इसीलिए उसने वो ड्रेस पहनी और पार्टी में आ गई। अब कहानी पास्ट में जाती है। रात को सभी लड़कियां मिलकर एक प्लान बनाती है कि आज रात वो सभी मिलकर भूतों से बातें करने की कोशिश करेंगी और फिर वो सभी मिलकर रिचुअल की तैयारी कर लेती हैं। फिर जैकी सभी लड़कियों के माथे पर खून से एक क्रॉस बना देती है और शॉन एक चाकू को रस्सी से लटकाकर सभी के सामने खड़ी हो जाती है। दरअसल इस रिचुअल में नीचे बैठी लड़कियां अपना कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। सवाल पूछने पर रस्सी से बंधा चाकू अगर उल्टा घूमा तो इसका मतलब हाँ होगा और अगर वो चाकू सीधा घूमा तो इसका मतलब ना होगा। फिर सभी लड़कियां गेम खेलते वक्त काफी मस्ती करने लगती हैं, लेकिन तभी ट्रेविस का भाई एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछता है। वो पूछता है कि क्या हम सभी इस जंगल में मर जाएंगे। उसके सवाल को सुनते ही सभी के चेहरे उतर जाते हैं और वो चाकू इन्फिनिटी का निशान बनाने लगता है। तभी अचानक से खिड़की खुलती है और लोटी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो अचानक से फ्रेंच बोलने लगती है और ये देखकर सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं
क्योंकि लोटी को फ्रेंच भाषा नहीं आती थी। अब वहाँ मौजूद कोई भी उसकी बात को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैकी को थोड़ी बहुत फ्रेंच आती थी। फिर वो लोटी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बार बार बोल रही थी कि किसी को उनका खून चाहिए। ये सुनकर वहाँ का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो जाता है। फिर देखते ही देखते लोटी अपना सिर खिड़की के शीशे पर मार देती है, क्योंकि वो पूरी तरह अपने आपे से बाहर हो गई थी। तभी पास में खड़ी लड़की उसके ऊपर एक किताब फेंक कर मारती है और उस किताब के झटके से लोटी फिर से होश में आ जाती है। अब रात को सोते वक्त सभी लड़कियां बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए टाइसा ऊपर जाकर सोने का फैसला करती है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन टाइसा के साथ कोई भी लड़की जाने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो अकेली ही ऊपर चली जाती है। अब शॉन को टाइसा की चिंता होने लगती है, इसलिए थोड़ी देर बाद वो भी ऊपर जाकर उसके साथ सो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब टाइसा नेटली के घर पर आई हुई थी, क्योंकि नेटली ने ही उसको फोन करके अपने घर पर बुलाया था। फिर वो टाइसा को वही फोटोज दिखाती है। अब टाइसा भी उन फोटो में बने हुए निशान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर नेटली बताती है कि ट्रेविस के मरने से पहले किसी ने वहां पर मोमबत्तियां भी जगाई थी और बाद में वही इंसान उन मोमबत्तियों को अपने साथ ले गया। तभी ठीक उसी वक्त उन दोनों के फोन में एक समय पर एक जैसा ही मैसेज आता है और ये मैसेज था किसी ब्लैकमेलर का और वो उनसे 50,000 रुपए की डिमांड करता है। इस समय उन दोनों को सीक्रेट कैमरा से मिष्टी देख रही थी। दरअसल उसने पहले ही नेटली के घर पर एक हिडन कैमरा लगा दिया था ताकि वो हर वक्त उस पर नजर रख सके। अब क्या मिष्टी ही उन दोनों को ब्लैकमेल कर रही थी, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। 6th एपिसोड की शुरुआत लोटी के बचपन से होती है। एक दिन वो अपनी मॉम डैड के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी जब उनकी गाड़ी सिग्नल पर रुकती है तो ठीक उसी वक्त लोटी को कुछ दिखाई देने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर उसके मॉम डैड उसको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ग्रीन लाइट हो जाती है और पहली गाड़ी क्रॉस करने की वजह से उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। दरअसल लोटी को भविष्य दिखाई देता है और आज उसी की वजह से उसकी और उसके मॉम डैड की जान बच गई थी। अब कहानी जाती है 1996 में। अब वो बाकी लड़कियों के साथ बाहर खाना ढूंढने के लिए आई हुई थी। तभी उसे एक हिरन दिखाई देता है जिसके सींगों के ऊपर खून लगा हुआ था। तभी वैन वहां पर आती है, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी रात को शॉन को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। शॉन एक बच्चे को जन्म देती है और भूख के मारे सभी लड़कियां उसको खाने लगती हैं। इस सपने से शॉन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी हम टाइसा और वैन को देखते हैं। दरअसल इन दोनों के बीच में भी कुछ चल रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगी थी और एक दूसरे को छुप छुप कर मिलती थी। फिर टाइसा वैन को बताती है कि मैं जंगल में हेल्प ढूंढने के लिए जाऊंगी। ये सुनकर वैन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस जंगल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये बात सुनकर वैन कहती है कि अगर तुम जंगल में गई तो जंगली जानवर तुम्हें मार देंगे। लेकिन टाइसा फिर भी जाना चाहती थी, क्योंकि वो ऐसे ही जंगल में बैठकर हेल्प आने का इंतजार नहीं कर सकते थे। अब टाइसा फिर से सोने के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि शॉन अभी भी जाग रही थी। उस भयानक सपने के बाद शॉन टाइसा को कहती है कि क्यों ना मैं जंगल में ही मेरा अबॉर्शन कर लूं। फिर टाइसा शॉन को ऐसा करने से मना करती है। वो शॉन को कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तभी अगली सुबह शॉन और जैकी जंगल में अपने ट्रैप को देखने के लिए जाती हैं, जो कि उन्होंने खरगोश को पकड़ने के लिए लगाए थे। वो अपने लगाए हुए सभी ट्रैप चेक करती हैं और देखती हैं कि उनके ट्रैप में एक भी खरगोश नहीं फंसा था। अब शॉन भी खाने की कमी के बिना काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो अपने पेट में एक बच्चे को भी पाल रही थी और उसको उतना खाना नहीं मिल रहा था जितना उसके शरीर को चाहिए था। तभी शॉन को भूख की वजह से चक्कर आने लगते हैं। अब जैकी के पास एक मीट का टुकड़ा पड़ा था, इसलिए वो उस टुकड़े को शॉन को खाने के लिए दे देती है। दूसरी तरफ नेटली और ट्रेविस दोनों रिलेशन में आ गए थे, क्योंकि शिकार करते समय उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अब वे दोनों शिकार करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के लिए इधर उधर घूम रहे थे और फिर वे खाली हाथ वापस आ जाते हैं। अब ये बात सभी लड़कियों को पता चल जाती है, इसलिए जैकी और नेटली में बहस हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सभी भूखे मर जाएंगे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि जो भी कंट्रोवर्सी टाइसा को लेकर हो रही थी, उसके कारण टाइसा और उसकी वाइफ के रिलेशन खराब हो रहे थे। टाइसा की वाइफ उसे नाराज हो जाती है और उसका बेटा भी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। दूसरी तरफ शॉन और जेफ जैकी के घर पर आ जाते हैं, क्योंकि आज जैकी का बर्थडे था। फिर खाने के बाद शॉन जैकी के रूम में चली जाती है, जहां पर उसको जैकी की
की एक डायरी मिलती है। वो डायरी उसने और जैकी ने एक साथ मिलकर लिखी थी। तभी शॉन को उस डायरी के अंदर जैकी और जेफ की फोटो मिलती है। अब क्योंकि काफी टाइम से शॉन नीचे नहीं आई थी, इसलिए उसके पीछे पीछे जेफ भी वहां पर आ जाता है। फिर शॉन उसको वो फोटो देकर नीचे चली जाती है। दूसरी तरफ टाइसा और उसकी वाइफ अपने बेटे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती है। साइकोलॉजिस्ट उन्हें बताती है कि आपके बेटे को किसी बात का स्ट्रेस है, इसीलिए वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मीटिंग के बाद वहां से वापस आते समय उन दोनों में फिर से बहस हो जाती है, क्योंकि टाइसा को अभी भी लग रहा था कि उनके बेटे को कोई भी स्ट्रेस नहीं है, बल्कि वो ये जानबूझकर कर रहा है। ये बात सुनकर टाइसा की वाइफ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसी बहस के चलते उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। तभी टाइसा के पास नेटली का पैसों के लिए फोन आता है, लेकिन टाइसा उसे पैसे देने से साफ मना कर देती है। अब नेटली अपने घर से निकल जाती है और पैसों के लिए अपनी कार को बेच देती है। तभी केविन भी उसको पिक करने के लिए वहां पर आ जाता है। फिर वो नेटली को अपने बेटे का सॉकर मैच दिखाने के लिए ले जाता है। फिर टाइम आउट होने के बाद केविन अपने बेटे को नेटली से मिलवाता है। वो अपने बेटे को बताता है कि नेटली सॉकर में स्टेट जीत चुकी है। फिर जाने से पहले नेटली केविन के बेटे को एक ट्रिक बताती है। फिर जब वो खेलने के लिए जाता है तो इस बार वो गोल कर देता है। अब कहानी पास्ट में जाती है। लोटी टाइसा को बताती है कि कल मैंने तुम्हें मेरे सपने में मिट्टी खाते हुए देखा था। फिर टाइसा उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि वो शॉन को ढूंढ रही थी। दरअसल जब से वो उठी है तभी से शॉन गायब है। उसे डर था कि कहीं शॉन खुद का अबॉर्शन ना कर दे, इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। फिर लोटी एक लड़की के पास जाती है जिसको भगवान में काफी विश्वास था। फिर लोटी उसको बताती है कि मुझे फ्यूचर के भ्रम हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है। फिर वो लड़की बताती है कि शायद तुम ब्लेस्ड हो। पूरी बात की पुष्टि करने के लिए वो लोटी को झील में लेकर जाती है। दूसरी तरफ टाइसा को शॉन भी मिल जाती है। अब उसने जैसा जैसा सोचा था वो सब सच हो रहा था। शॉन खुद का अबॉर्शन कर रही थी। अब टाइसा उसको रोकने की कोशिश तो नहीं करती, बल्कि उसकी इस काम में हेल्प करने लगती है, ताकि वो दोनों मिलकर अच्छे से इस काम को फिनिश कर दें। अब शॉन को काफी दर्द हो रहा था और वो इस दर्द को सहन नहीं कर पा रही थी। फिर वो टाइसा को बीच में ही रोक देती है। दूसरी तरफ पानी में जाने के बाद लोटी एक अलग ही दुनिया में चली जाती है। वहां पर उसको वही हिरन दिखाई देता है जो उसको पहले दिखाई दिया था। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। फिर थोड़ा आगे जाने पर लोटी देखती है कि एक जगह पर काफी सारी कैंडल जल रही है, जिनमें से एक कैंडल बुझी हुई थी। फिर लोटी उस कैंडल को जला देती है और इसके बाद वो फिर से होश में आ जाती है। अब लोटी ने अपने विजन में एक रोशनी देखी थी और इसका मतलब ये था कि वो किसी डिवाइन पावर से जुड़ी हुई है और वही डिवाइन पावर उसे विजन दिखा रही थी। दूसरी तरफ नेटली और ट्रेविस को एक हिरन दिखाई देता है और फिर वे दोनों उसको मारकर अपने कैंप के पास ले आते हैं। ये वही हिरन था जो लोटी ने अपने विजन में देखा था। फिर जब शॉन ने उस हिरन को काटा तो वो देखते हैं कि हिरन का शरीर पूरे तरीके से सड़ चुका है। उसके पेट के अंदर काफी सारे कीड़े भरे हुए थे और ये देखकर टाइसा अपना आपा खो देती है। फिर वो सभी को बताती है कि थोड़े ही दिनों में सर्दियां आ जाएंगी और हमें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पर रहकर अपने मरने का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए कल सुबह मैं हेल्प ढूंढने के लिए जरूर जाऊंगी। फिर इतना कहने के बाद वो अंदर चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि नेटली और केविन एक दूसरे के साथ सो रहे थे। दरअसल ये दोनों भी एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ गए थे। तभी सुबह नेटली के पास एक ब्लैकमेलर का टेक्स्ट मैसेज आता है, जिसमें लिखा हुआ था कि आज रात 2 बजे तुम उन पैसों को शहर के डोनेशन बॉक्स के अंदर रख दो। तभी हम टाइसा को देखते हैं जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। अब उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब थी। अब उसके पूरे चेहरे पर खून लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी जानवर को मारकर खाया हो। तभी उसके फोन पर भी ठीक वैसा ही मैसेज आता है जो कि नेटली के फोन पर आया था। फिर उसके पास नेटली का मैसेज आता है और वो उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइसा ने खुद के हाथ को काट लिया था और अब उसने बहुत सारी मिट्टी भी खा ली थी। अब कहानी पास्ट में जाती है। पास्ट में टाइसा हेल्प ढूंढने के लिए जाने का फैसला करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था, क्योंकि अगर उसे हेल्प नहीं मिली तो वो जंगल में ही मारी जाएगी।
सभी लड़कियां उसको भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन टाइसा ने अपना इरादा बना लिया था कि वो हेल्प ढूंढने के लिए जरूर जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब टाइसा जंगल में जाने के लिए तैयारी करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वैन वहां पर आकर टाइसा को बताती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और उसको देखकर दो लड़कियां और भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये देखकर टाइसा भी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसको अकेले नहीं जाना पड़ेगा। अब ट्रेविस भी टाइसा के साथ जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है, लेकिन नेटली नहीं चाहती थी कि ट्रेविस उसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाए, इसलिए वो ट्रेविस को अपने पास ही रोक लेती है। अब कुछ देर बाद टाइसा और बाकी की लड़कियां वहां से जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन तभी लोटी वैन को एक हड्डी देती है और कहती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगी। वो वैन को बताती है कि कल रात मुझे एक और सपना आया था, जिसमें मैंने पानी के अंदर खून देखा और आसपास लाल बादल भी थे। ये बात सुनकर वैन थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर जाने से पहले वो अपनी बाकी की दोस्तों को गुड बाय कहती है। तभी वहां पर मिस्टी भी आ जाती है और अब वो भी टाइसा के साथ हेल्प ढूंढने के लिए साथ जाएगी। फिर वो जाने से पहले कोच को हक करती है, सभी को ये दिखाने के लिए कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। लेकिन कोच को मिस्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बल्कि वो तो उसके चले जाने से खुश था। फिर वो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जैकी शॉन के पास आती है, क्योंकि कई दिनों से शॉन अजीब बर्ताव कर रही थी। वो शॉन पर शक करते हुए पूछती है कि तुम मुझसे कुछ तो छुपा रही हो। पहले तो शॉन बहाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जैकी उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर हार कर शॉन उसे बता देती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात सुनकर जैकी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपा कर रखी हुई थी। फिर जैकी उस बच्चे के डैड के बारे में पूछती है, लेकिन इस बात पर शॉन उसको झूठ कह देती है कि मैं रैंडी नाम के एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। शॉन ने सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि जेफ जैकी का बॉयफ्रेंड था और वो सच बताकर उनकी दोस्ती को टूटते हुए नहीं देखना चाहती थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि नेटली रात को 2 बजे पैसे लेकर बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाती है। फिर थोड़ा टाइम इंतजार करने के बाद वो पैसों को वहां पर लगे डोनेशन बॉक्स के अंदर डाल देती है। शॉन और टाइसा भी इस समय दूसरी गली में उसका इंतजार कर रही थी। फिर शॉन टाइसा को कहती है कि तुम्हें अब नेटली का और ध्यान नहीं रखना चाहिए, अब तुम्हें उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। लेकिन टाइसा कहती है मेरे पास मेरा सारा परिवार है और तुम्हारे पास भी जेफ और तुम्हारी बेटी है, लेकिन नेटली का कोई भी नहीं, वो बिल्कुल अकेली है। और ये बात सुनकर शॉन को भी उसकी बात सही लगती है। अब वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी नेटली वहां पर आ जाती है। दरअसल इन लोगों ने पैसों के साथ जीपीएस ट्रैकर भी लगाया हुआ था, लेकिन काफी देर तक उनको कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती। फिर नेटली टाइसा और शॉन को बताती है कि मैं केविन को डेट कर रही हूँ, और ये बात सुनकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ट्रैकर को देखकर उन्हें पता चलता है कि किसी ने पैसे उठा लिए हैं। फिर वे सब उसका पीछा करने लगती हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है। तभी जैकी शॉन से पूछती है कि तुम्हारा रैंडी के साथ ये सब कब शुरू हुआ। फिर शॉन इस बार भी उसको झूठ कह देती है कि ये सब उनके बीच में बर्थडे पार्टी में हुआ था, जब तुम और जेफ जल्दी घर चले गए थे। दूसरी तरफ टाइसा और बाकी की लड़कियां एक साथ आग जलाकर बैठी हुई थी। तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है। फिर सभी लड़कियां उन आवाजों को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन टाइसा उनको हौसला देती है और कहती है कि हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना, बस जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि भेड़िए इंसानों से डरते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम मिस्टी को देखते हैं। उसने जेसिका रॉबर्ट को अपने घर के अंदर कैद कर रखा था। वो मिस्टी से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बांधा हुआ है। फिर मिस्टी कहती है कि मैं तो बस तुमसे मेरे दोस्तों को सेफ रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही सभी को ब्लैकमेल कर रही हो। ये बात सुनकर जेसिका कहती है कि तुम जो बोल रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मुझे तो टाइसा ने तुम्हारी निगरानी रखने के लिए हायर किया था। अब मिस्टी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, इसलिए वो उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ वे सभी भी पैसों का पीछा करते करते एक ट्रक तक पहुंच जाते हैं। तभी नेटली जल्दी से जाती है और ट्रक ड्राइवर को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन शॉन और टाइसा उसको ऐसा करने से रोकती है। तभी असली ब्लैकमेलर ट्रक से निकलकर भागने की कोशिश करता है। उस समय उसने अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। फिर टाइसा और नेटली जल्दी से उसका पीछा करने लगती है। उसका पीछा करते वक्त टाइसा उस ब्लैकमेलर को नीचे गिरा देती है, लेकिन वो आदमी टाइसा पर हमला करके फिर से भागने लगता है। अब नेटली भी उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो आदमी उसके हाथ आने से पहले ही अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है।
अब नेटली उसको शूट करने ही वाली थी, लेकिन टाइसा आकर उसको ऐसा करने से रोक देती है, क्योंकि अगर वो आदमी मर गया तो उन तीनों को मर्डर के जुर्म में जेल जाना पड़ेगा। तभी नेटली देखती है कि उस आदमी ने उनके ट्रैकर को भी वहीं पर फेंक दिया, यानी कि अब वो उसको ट्रैक नहीं कर पाएंगी। अब कहानी पास्ट में जाती है। जब वो सभी लड़कियां आगे बढ़ रही थी तो उनको एक नदी मिलती है जिसका पानी पूरा लाल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर खून बहा दिया हो। अब वैन ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उन सब के यहाँ पर आने से पहले लोटी को भी ऐसा ही सपना आया था। अब उनका कंपास भी खराब हो जाता है। ये देखकर सभी और भी ज्यादा डर जाती हैं। तभी मिष्टी सभी को संभालते हुए कहती है कि जरूर इस पानी में आयरन की मात्रा ज्यादा होगी, इसी वजह से इस पानी का रंग लाल है। लेकिन कोई भी उसकी बात से सहमत नहीं था। अब सभी लड़कियां चाहती थी कि वो सभी वापस चली जाएं, लेकिन टाइसा वापस जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। अब बाकी लड़कियां भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगती हैं, क्योंकि वो टाइसा को अकेला जंगल में नहीं छोड़ सकती थी। फिर वो सभी रात को आग जलाकर सो जाती हैं, लेकिन टाइसा पहरा देने के लिए जाग रही थी। तभी रात को टाइसा की भी आंख लग जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो पेड़ पर है और बाकी की लड़कियां नीचे खड़ी चिल्ला रही हैं। फिर टाइसा बिना कुछ सोचे समझे नीचे कूद जाती है। फिर जब वो नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि भेड़िए मिष्टी और बाकी की लड़कियों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर वो सभी लड़कियां जलती हुई लकड़ियां लेकर भेड़ियों को डराने की कोशिश करती हैं। तभी टाइसा देखती है कि एक भेड़िया वैन को खींच कर ले जा रहा था। फिर टाइसा अपने पास रखी हुई फ्लेयर गन को चला देती है और उसको डराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी वो भेड़िया मिष्टी को नहीं छोड़ता। तभी टाइसा को वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलती है। फिर टाइसा वैन को बचाने के लिए भेड़िए पर हमला कर देती है और उसको बहुत ही बुरे तरीके से मार देती है। लेकिन जब उसकी नजर वैन पर जाती है तो देखती है कि भेड़िए ने उसका सारा चेहरा चीर दिया था। अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब सभी को लगता था कि वैन मर गई है। टाइसा भी अपनी दोस्त को खोने के कारण बहुत ज्यादा दुखी थी और फिर वो अपना आपा खो देती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 8वें एपिसोड में हम टाइसा और बाकी की लड़कियों को देखते हैं। उन सभी को लग रहा था कि वैन मर गई है, इसलिए वो वैन की बॉडी को आग लगाने की पूरी तैयारी कर लेती हैं। लेकिन जैसे ही टाइसा वैन की चिता को आग लगाती है तो वो देखती है कि वैन की बॉडी में थोड़ी हलचल हो रही है, यानी कि वैन मरी नहीं है, वो सिर्फ बेहोश थी। फिर वो जल्दी से वैन को आग से दूर कर देती है। टाइसा वैन को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। शॉन की बेटी उसके पास आती है और वो अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा नाराज थी, क्योंकि उसके पास एडम का आईडी कार्ड नहीं था। दरअसल शॉन कल रात एडम को अपने घर लेकर आई थी और ये बात उसकी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसे अपनी मॉम के रिलेशन के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी दूसरा इंसान उसके घर में आए। फिर शॉन की बेटी उसे बताती है कि मैंने एडम के बारे में इंटरनेट पर छानबीन करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बारे में एक भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपको धोखा दे रहा है और आपसे उस जंगल के बारे में जानकारी लेना चाहता है। इतना कहने के बाद उसकी बेटी वहां से चली जाती है। अब शॉन को भी उसकी बातें कहीं न कहीं ठीक लग रही थी, इसलिए इस बात की और पुष्टि करने के लिए जिस कॉलेज में एडम पढ़ा करता था वो वहां पर कॉल करती है, लेकिन उनके पास भी एडम के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। इस बात से शॉन को एडम पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। अगले सीन में हम मिष्टी को देखते हैं, जो कि अपने सीक्रेट कैमरा से नेटली को देख रही थी। तभी वो फुटेज में एक आदमी को देखती है और वो समझ जाती है कि जरूर नेटली ने अपने लिए ड्रग्स मंगवाई होंगी, इसलिए जल्दी से मिष्टी उसको रोकने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाती है। उस समय नेटली ड्रग्स लेने ही वाली थी, तभी मिष्टी ऐन मौके पर वहां पर पहुंच जाती है और उसको साइड करके उसकी सारी ड्रग्स को सूंघ लेती है। वो ऐसा करके नेटली को बचा रही थी, लेकिन नेटली तो उस पर ही भड़क जाती है, क्योंकि उसने उसकी इतनी महंगी ड्रग्स बर्बाद कर दी। फिर मिष्टी उसको बताती है कि मैं तुम पर हर वक्त नजर रखती हूँ, और ये बात सुनकर नेटली समझ जाती है कि जरूर मिष्टी ने उसके घर पर कैमरे लगाए होंगे। फिर वो जल्दी से अपने पास रखे मिष्टी के गिफ्ट को नीचे फेंक कर तोड़ देती है, जिसके अंदर उसको मिष्टी का लगाया हुआ कैमरा मिलता है। ये देखकर तो नेटली और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन मिष्टी कहती है एक तो मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा और अब तुम मेरा ही दोष निकाल रही हो। फिर इतना कहने के बाद मिष्टी वहां से चली जाती है। अब कहानी पास्ट में आती है। जो लड़कियां मदद ढूंढने के लिए जंगल में गई थी अब वो वापिस आ जाती हैं, लेकिन उनके साथ टाइसा और वैन नहीं थी। दरअसल टाइसा ने उन सभी को हेल्प लाने के लिए भेजा था।
फिर जैकी और बाकी की लड़कियां टाइसा और वैन को लेने के लिए चली जाती हैं। अब उनको टाइसा और वैन को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है, इसलिए अंधेरा हो जाने की वजह से उनको आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगती है। तभी उनसे थोड़ी ही दूर पर एक फ्लेयर गन की रोशनी होती है और फिर वे सभी लड़कियां टाइसा के पास पहुंच जाती हैं। फिर वे सब लोग मिलकर वैन को वापस कैंप में लेकर आते हैं। वापस लाने के बाद मिस्टी वैन के घाव को टांके लगाती है, जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। फिर रात में टाइसा जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को ही कोसने लगती है। अब उसे वैन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर अगले दिन लोरा सभी को उठाकर एक अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि मैं उस जेट को उड़ाकर हेल्प लेने के लिए जाऊंगी। दरअसल जब लोरा छोटी थी तब उसके दादाजी जेट को उड़ाया करते थे और कभी कभी वो लोरा से भी जेट उड़वाया करते थे, लेकिन उसे इसके बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, बस थोड़ी बहुत जानकारी थी। लेकिन कोच उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इसमें उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब टाइसा अपने घर आ जाती है। फिर टाइसा अपनी पत्नी को बताती है कि मैं फिर से नींद में चलने लगी हूँ, इसलिए मुझे अपने बेटे को लेकर अपनी मोम के घर पर चले जाना चाहिए क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं तुमको नुकसान न पहुंचा दूं। टाइसा की पत्नी भी उसके अपनी मोम के घर जाने के लिए मान जाती है। दूसरी तरफ शॉन की नजर अपने घर में पड़े ग्लिटर पर जाती है। दरअसल कल उस ब्लैकमेलर का पीछा करते वक्त वो ग्लिटर के बहुत ही बड़े डब्बे के साथ टकरा गई थी। अब उस ग्लिटर को देखकर शॉन एडम पर शक करने लगती है क्योंकि वो ही उसके घर पर आया था और फिर वो जल्दी से एडम के घर पर जाने लगती है। अब कहानी फिर से पास्ट में आती है। अब लोरा जेट लेकर वहां से जाने का पूरा पक्का इरादा कर लेती है, लेकिन जाने से पहले वो सभी को आखिरी अलविदा कहती है। कोच फिर से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लोरा अब रुकने वाली नहीं थी और जेट को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वो जेट को अच्छे से उड़ा लेती है। बाकी की लड़कियां भी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब लोरा उनके लिए हेल्प लेकर आ जाएगी और लोरा अब सभी के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाकर लोरा देखती है कि उसके साथ वाली सीट पर आग लगी हुई है। फिर कुछ ही पलों में जेट के अंदर धुआं भर जाता है और देखते ही देखते जेट ब्लास्ट हो जाता है। उस समय नीचे खड़ी लड़कियां लोरा को ही देख रही थी। अब जेट के तबाह हो जाने के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी तबाह हो जाती हैं। अब लोरा की मौत सभी लड़कियों को हिला कर रख देता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 9th एपिसोड में हम देखते हैं शॉन एडम के घर पर पहुंच जाती है। शॉन एडम को कहती है कि सच सच बताना कि तुम हमें ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो। शॉन की बातें सुनकर एडम बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं किसी को भी ब्लैकमेल नहीं कर रहा। लेकिन शॉन एडम की एक भी सुनने को तैयार नहीं थी। अब वो बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठा लेती है, लेकिन एडम शॉन को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो जैसे ही शॉन के करीब आता है, शॉन उस चाकू को एडम के शरीर में घुसा देती है और एडम की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर घर आकर शॉन उस चाकू को अपने सीक्रेट लॉकर में रख देती है, लेकिन तभी उसका ध्यान फिर से ग्लिटर पर जाता है क्योंकि अब उसके घर पर पहले से भी ज्यादा ग्लिटर थे। अब इस चीज से ये साबित हो जाता है कि एडम ब्लैकमेलर नहीं था, वो तो बेचारा बेमौत ही मारा गया। तभी जेफ भी वहां पर आ जाता है। अब शॉन को पूरा विश्वास हो गया था कि ये सब जेफ ने किया होगा। फिर जब शॉन जेफ से इस बारे में पूछती है तो जेफ शॉन को सब कुछ सच सच बता देता है और कहता है कि कुछ वक्त पहले मेरे बिजनेस में मुझे बहुत बड़ा घाटा हुआ था। अगर मैं पैसों का जुगाड़ नहीं करता तो मेरा स्टोर बिक जाता। ये बात सुनने के बाद शॉन बहुत ही ज्यादा शौक में हो जाती है क्योंकि उसने किसी बेकसूर को जान से मार दिया था। फिर वो जेफ को बता देती है कि उसने ब्लैकमेलर समझकर किसी एडम नाम के बंदे की जान ले ली। ये सब सुनकर जेफ और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जेफ शॉन से उस आदमी के बारे में पूछता है। शॉन बताती है कि ये वही आदमी था जिसकी गाड़ी के साथ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में हम दोनों रिलेशन में आ गए क्योंकि तुम भी मुझे चीट कर रहे थे। ये बात सुनकर जेफ कहता है कि मैं तुम्हें चीट नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो उस लोन के चक्कर में उस औरत से छुप छुप कर मिल रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये सब तुम्हें पता चले क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लोग हैं। फिर जेफ शॉन को बताता है कि मैं पुलिस के पास जाकर सारा इल्जाम मेरे सिर पर ले लूंगा। जेफ की बातें सुनकर शॉन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो अपने पति के बारे में गलत सोच रही थी। अब कहानी पास्ट में जाती है। अब वे सभी लोग पार्टी करने के बारे में सोचते हैं। फिर जैकी सभी को आइडिया देती है कि कल पूर्णिमा है, हम सभी कल पार्टी करेंगे और सभी लड़कियां उसकी बात मान जाती हैं। अगले दिन सभी लड़कियां एक साथ मिलकर पार्टी की तैयारी करने लगती हैं। पार्टी में सूप भी बनाया गया था
और सूप के साथ वो सभी लड़कियां पार्टी को एंजॉय करती हैं। फिर डांस करते वक्त मिष्टी अपने कोच से डांस करने के बारे में पूछती है, लेकिन कोच उसे साफ साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट के साथ डांस नहीं करना चाहता था। तभी ट्रेविस नेटली के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जैकी उसे बुला लेती है। जैकी चाहती थी कि ट्रेविस उसके साथ रिलेशन में आए और वो ट्रेविस को वहां से ले जाती है। फिर नेटली भी ट्रेविस को जलाने के लिए कोच को अपने साथ ले जाती है, लेकिन उसका इरादा बिल्कुल भी गलत नहीं था। वो कोच को एक जगह पर ले जाकर शराब देती है। दरअसल ये उसने काफी टाइम से छुपा रखी थी। तभी कोच और नेटली की हालत खराब होने लगती है। दरअसल मिष्टी ने सभी के सूप में कुछ मशरूम डाल दिए थे, जिससे कि सभी को भ्रम होने लगते हैं। फिर रात में सभी लड़कियां जंगल में पागलों की तरह भागने लगती हैं। अब उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। फिर वो सभी ट्रेविस को ढूंढते ढूंढते घर के अंदर चली जाती हैं, जहां उनको ट्रेविस और जैकी दोनों मिल जाते हैं। फिर सभी लड़कियां मिलकर ट्रेविस को पकड़ लेती हैं और जैकी को एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। फिर वो सभी लड़कियां ट्रेविस को गलत तरीके से छूने लगती हैं, लेकिन उनका पागलपन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि फिर वो ट्रेविस को नोचने लगती हैं, जिसके कारण ट्रेविस को काफी दर्द हो रहा था। फिर ट्रेविस उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। तभी उन लड़कियों का भ्रम और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो सभी ट्रेविस को हिरन समझकर उसको मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती हैं। ट्रेविस अपनी जान बचाकर जंगल के बीच में भाग जाता है, लेकिन शॉन और बाकी की लड़कियां अभी भी उसका पीछा कर रही थी। फिर भागते भागते ट्रेविस किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़कियां ट्रेविस को पकड़ लेती हैं और वापस लाकर उसे बांध देती हैं। अब शॉन ट्रेविस को हिरन समझकर मारने ही वाली थी कि तभी नेटली वहां पर आती है और ट्रेविस को उससे दूर कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब शॉन टाइसा और नेटली को एडम के घर पर बुला लेती है ताकि वो मिलकर एडम की लाश को ठिकाने लगा सके। अब वो दोनों एडम की बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती हैं। फिर शॉन उनको बताती है कि ये वही आदमी है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। दरअसल ये मेरा लवर था जिसको मैं काफी वक्त पहले मिली थी। ये सारा प्लान शॉन और उसके पति जेफ का था कि वो दोनों मिलकर सारा इल्जाम एडम के ऊपर डाल देंगे ताकि जेफ बच जाए। फिर शॉन उनको विश्वास दिलाने के लिए वही बैग दिखाती है जिसके अंदर पैसे डालकर इन्होंने ब्लैकमेलर को दिए थे। फिर वो एक झूठी कहानी बनाती है कि आज सुबह एडम हम दोनों के लिए कॉफी लेने के लिए गया था। उस वक्त मैंने उसके घर में ये बैग देख लिया, जिससे मुझे पता चल गया कि एडम ही ब्लैकमेलर है। जब वो वापस आया तो उसे भी पता चल गया था कि मैं सच जान चुकी हूँ, इसलिए उसने मुझे मारने के लिए मुझ पर हमला किया। फिर सेल्फ डिफेंस के चक्कर में मैंने उसको गलती से मार दिया। अब उसकी बातें सुनकर टाइसा और नेटली को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है, लेकिन उनको इस बात का शक अभी भी था कि ट्रेविस को एडम ने मारा है या किसी और ने। फिर वो लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए मिष्टी की हेल्प लेने की सोचते हैं। फिर नेटली मिष्टी के घर पर पहुंच जाती है। वैसे तो नेटली ने मिष्टी से कभी भी सही ढंग से बात नहीं की, लेकिन आज वो उसके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करती है। अब मिष्टी समझ जाती है कि जरूर नेटली को मेरी हेल्प चाहिए होगी। फिर नेटली उसको एडम की मौत के बारे में बता देती है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे ये सब मिलकर क्या करती हैं। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मिष्टी एडम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके घर में आ जाती है। वो अपने साथ कुछ फ्लोर क्लीनर भी लेकर आई थी ताकि उनका एक भी निशान पीछे ना छूट जाए। फिर मिष्टी उन सभी को अलग अलग काम देती है, जिसमें सबसे पहला काम शॉन का था। उसे एडम की लाश को छोटे छोटे हिस्सों में काटना था। फिर शॉन अपने काम पर लग जाती है। सबसे पहले वो एडम के हाथ को काटती है और फिर ऐसे ही वो एडम के छोटे छोटे टुकड़े कर देती है। फिर मिष्टी और शॉन एडम के पार्ट्स को ले जाकर सामने वाले पार्क में गाड़ने की कोशिश करती है। दरअसल उस बैग में सिर्फ एडम के हाथ और पैर थे, क्योंकि बाकी के बचे हुए हिस्से को मिष्टी खुद ठिकाने लगाएगी। फिर मिष्टी बाकी के बचे हुए हिस्से को बहुत ही चालाकी से किसी और फ्यूनरल में ले जाकर जला देती है। सारा काम करने के बाद सभी अपने अपने घर पर चले जाते हैं, लेकिन कोई भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। और ये सब कुछ तब से हो रहा था जब से वो उस जंगल से बचकर आई थी। फिर वे चारों मिलकर एक पार्टी में जाती हैं, क्योंकि आज उनकी 25 साल की रीयूनियन पार्टी थी। उस पार्टी में उनके बाकी के क्लासमेट्स भी आए हुए थे। तभी वे चारों वहां पर अपनी पुरानी दोस्त एनी से मिलती है, जिसका नेशनल में जाने से पहले ही पैर टूट गया था। फिर सभी मिलकर काफी एंजॉय करती हैं। अब कहानी वापस पास्ट में आती है। अगले दिन जब सभी को होश आ जाता है तो उनको पता चल जाता है कि मिष्टी ने ही उनके सूप में मशरूम मिलाए थे। फिर वो सभी मिष्टी पर गुस्सा करने लगती हैं, क्योंकि उसके इस सूप की वजह से ट्रेविस की जान जाने वाली थी। लेकिन तभी वहां पर एक भालू आ जाता है
फिर सभी लड़कियां उससे काफी ज्यादा डर जाती हैं, लेकिन लोटी एक चाकू लेकर भालू के सामने चली जाती है, लेकिन भालू एकदम से आकर लोटी के सामने बैठ जाता है। दिखने में ये सब बहुत ही अजीब था। फिर मौका देखकर लोटी चाकू से हमला कर भालू को मार देती है। ये सभी लड़कियों के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि भालू उनके सामने खुद ही सरेंडर कर रहा था। अब सभी को लगने लगा था कि लोटी के अंदर सच में कोई डिवाइन पावर है। फिर वे सभी लड़कियां भालू के मांस को पकाने की तैयारियां करने लगती हैं। मिष्टी भी उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प लेना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मिष्टी फिर से कोई गड़बड़ ना कर दे। दूसरी तरफ शॉन जब ऊपर बैठी थी तो उसके पास वैन आ जाती है। वैन कहती है कि मुझे पूरा यकीन है, हमारे अलावा इस जंगल में सुपर नेचुरल पावर भी है, लेकिन किसी को इसकी बात पर विश्वास नहीं था। फिर रात को जब सभी डिनर की तैयारी करती हैं, तो वैन कहती है कि हमें सबको इस खाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर सभी लड़कियां उसकी बात मानकर प्रार्थना करने लगती हैं, पर जैकी उनके साथ प्रार्थना नहीं करती, क्योंकि उसे इन सुपर नेचुरल जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसको लग रहा था कि भालू उनके पास कोइंसिडेंट से आ गया था। लेकिन तभी शॉन और जैकी में बहस होने लगती है। उस वक्त जैकी सभी को बता देती है कि शॉन के पेट में मेरे बॉयफ्रेंड जेफ का बच्चा है, इसने मुझे धोखा दिया है। लेकिन अब शॉन चुप बैठने वालों में से नहीं थी, वो भी आज अपने दिल की भड़ास निकाल ही देती है। वो जैकी को इतना भला बुरा कहती है कि जिससे जैकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि शॉन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और आज तक शॉन ने कभी भी उसके साथ ऐसे बात नहीं की थी। फिर गुस्सा होकर जैकी सोने के लिए घर से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ नेटली भी जंगल से वापस आ रही थी, तभी उसे ट्रेविस की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ट्रेविस अपने भाई को ढूंढ रहा था, जो कि कल रात से गायब है और अभी तक उसका कोई भी अता पता नहीं था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि मिष्टी जेसिक रॉबर्ट को छोड़ देती है, क्योंकि उनको ब्लैकमेलर मिल गया था। फिर जेसिका रॉबर्ट जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है। तभी वहां से जाते वक्त उसकी हालत खराब होने लगती है और उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मिष्टी ने उसके जाने से पहले उसकी सिगरेट में जहर मिला दिया था, जिसके कारण जेसिका की रास्ते में ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ शॉन और जेफ टीवी देख रहे थे। थोड़ी ही देर बाद उनकी बेटी भी वहां पर आ जाती है। तभी टीवी पर जेफ के गुमशुदा होने की न्यूज आने लगती है। ये देखकर शॉन और जेफ के साथ उनकी बेटी भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये काम उसकी मॉम का ही है। लेकिन जेफ को बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी बेटी सैली जेफ के बारे में इतना कुछ जानती है। दूसरी तरफ टाइसा की वाइफ फिर से अपने घर पर आई हुई थी, क्योंकि उसको अपने कुछ कपड़े चाहिए थे। तभी वो लॉन्ड्री हाउस में एक सीक्रेट रूम देखती है, जिसके बाहर खून पड़ा हुआ था, इसलिए वो अंदर चली जाती है। वो देखती है कि वहां पर उनके कुत्ते का कटा हुआ सिर पड़ा है। फिर टाइसा की पत्नी उसको देखकर चिल्लाने लगती है। दूसरी तरफ आज टाइसा के इलेक्शन का रिजल्ट था और वो इलेक्शन जीत जाती है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि टाइसा के पास अभी भी उस जंगल से लाई हुई कुछ पावर्स हैं, क्योंकि टाइसा के जीतने के चांसेस ना के बराबर थे। लेकिन फिर भी टाइसा जीत गई और फिर वो एक क्रीपी स्माइल भी देती है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है। तभी हम देखते हैं कि शॉन जैकी के पास जाकर माफी मांग लेती है और उसको मनाकर घर के अंदर ले आती है। अंदर आकर जैकी देखती है कि उनके घर के अंदर उनके अलावा एक अनजान आदमी भी था। तभी शॉन की एकदम से आंख खुलती है। दरअसल ये शॉन का सपना था। जब शॉन ने ऊपर से देखा तो जैकी पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई थी। फिर वो जल्दी से जाकर जैकी को संभालती है, लेकिन जैकी ठंड के कारण मर चुकी थी। शॉन को अपनी दोस्त को खोने का बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि अगर वो जैकी को अंदर ले आती तो शायद वो आज जिंदा होती। फिर टाइसा शॉन को शांत करवाती है और उसको संभालती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि नेटली ने खुद को गन पॉइंट पर ले रखा है। अब वो खुद को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी कुछ लोग आकर उसको वहां से ले जाते हैं। उनमें से एक आदमी के लॉकेट में बिल्कुल वैसा ही सिंबल था जैसा कि उन्होंने जंगल में देखा था। और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अब हम इसके सेकंड सीजन में देखेंगे कि जो लोग नेटली को अपने साथ ले गए ये लोग कौन थे और इन्होंने उसको अगवा क्यों किया, और इसके अलावा शॉन, टाइसा, मिष्टी और नेटली को छोड़कर बाकी लड़कियों के साथ क्या हुआ। ये सभी बातें हम नेक्स्ट सीजन में कवर करेंगे, जो कि बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। सो प्लीज दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। हम मिलेंगे ऐसी ही और मजेदार सीरीज के साथ। टिल देन, बाय बाय।